हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे जर्नल पेपर मींस जो कंपलसरी पेपर है सभी के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट 9 जो यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए है। तो 8 सेट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 9 के बाद सिर्फ हमारा एक सेट बचेगा। उसके बाद हम आगे और भी प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, जिसमें हम स्पेशली केवल एक ही का ही नहीं लेंगे, क्योंकि फिर उसमें ये हो जाता है कुछ इजी क्वेश्चन हो जाते हैं और कुछ हार्ड। तो मिक्सअप में ऐसे क्वेश्चंस लूँगी जो थोड़े मॉडरेट और हार्ड हो। जो भी इजी, बहुत ज़्यादा इजी वाले क्वेश्चन है ना, उनको नहीं लेंगे। तो वो कई बुक्स से मिक्स करके इस टाइप से तब वो प्रैक्टिस सेट कराकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और करंट अफेयर्स की जो कल वीडियो डाली है, आप लोगों ने कहा है कि उसको कंटिन्यू रखें, तो फिर उसको कंटिन्यू रखेंगे। इस बार हम फरवरी का 2021 का करंट अफेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव, इनके बीच में जो समुद्री सुरक्षा है उसे लेकर वो कहाँ पर आयोजित हुई? एक तो कोलंबो में आयोजित हुई। तो त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया था? नितिन गडकरी ने, अजीत डोभाल ने, एस जयशंकर ने या हर्षवर्धन श्रृंगला ने? तो ये भारत की ओर से जो हिस्सा लिया है, ये लिया है अजीत डोभाल ने। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आपने देखा होगा कि जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया हो या रीट के एग्ज़ाम का पेपर देखा हो, तो उसमें पूछा गया है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या शायद ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। कुछ मतलब इसी टाइप से, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब इसका विषय मीन्स थीम क्या था? तो या तो हमसे पूछ लेंगे कि डे या थीम। तो इसमें जैसे थीम पूछ लिया तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम क्या था? हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, तो ये स्वदेशी के ये हो जाएगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म में SAAW, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया था? तो SAAW इस टाइप से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो ये परीक्षण जो है किस विमान से किया गया था? मिक्स से, राफेल से, हॉक से, तेजस से। तो ये किया गया था हॉक नामक विमान से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में किस अवधि में भारत में अब तक का सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह दर्ज किया है? तो जो वित्तीय वर्ष के पिछले मतलब 8 महीनों में सबसे ज़्यादा कौन से महीने में FDI इक्विटी प्रवाह दर्ज किया है? तो ये पूछा है, तो कौन से में किया है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? FDI का हमारा हिंदी में अगर हम देखें तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मीन्स इंग्लिश में हो जाएगा हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा किस महीने का रहा है? अप्रैल से नवंबर। हमें पिछले 8 महीने का बताना था, तो अप्रैल से नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट है, भारत में 72 गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश में त्रिसेवा बल दस्ते ने भाग लिया? तो ये याद रखना है कि जो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया गया वो तो 72 था, और जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इस बार वो कौन सा था? 75, जिसे अमृत महोत्सव बोला गया। तो इसके परेड में किस देश के त्रिसेवा बल दस्ते ने भाग लिया? तो वो लिया था बांग्लादेश के। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस संदर्भ में हमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट है, यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद 6 की बातचीत के दौरान हुआ। तो ये ठीक है। सेकंड है, UAE, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। तो ये भी ठीक है। UAE है संयुक्त अरब अमीरात। थर्ड है हमारा, ट्रंप ने राजा मोहम्मद 6 को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता कर देने का आश्वासन दिया है। तो ये भी ठीक है। तो इसमें हमारे हो गए तीनों ही ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3।
नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए मुक्केबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो जो मुक्केबाजी विश्व कप प्रतियोगिता हुई है उसमें भारत ने कुल, तो इसमें जीते हैं टोटल 9 पदक। अब ये 9 पदक में कैसे कैसे, अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाए तो ऐसे दे सकते हैं कि कितने स्वर्ण है, रजत और कांस्य। तो 3 तो जीते हैं गोल्ड, और 2 जीते हैं सिल्वर, और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज। तो हो गए पूरे टोटल हमारे 9। और यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में। हाल ही में संपन्न हुए छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। तो ये जो इसका आयोजन हुआ था वो 22 से 25 दिसंबर को हुआ था वर्चुअल माध्यम से, और इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इस महोत्सव का आयोजन हुआ कहाँ पर था? दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलप स्टडीज ने किया था, मीन्स दिल्ली में। और इसकी लक्ष्य क्या था, मीन्स इसका एम क्या था? युवाओं में 21वीं शताब्दी के लिए कौशल विकसित करना। नेक्स्ट है, पैसेक्स नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश हैं। तो जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं ये सब, ये इम्पोर्टेंट होती है, और पैसेक्स भी इम्पोर्टेंट है। ये एक दो एग्जाम में ये पूछी भी गई है। तो इसमें कौन कौन से देश भारत के साथ हिस्सा लेने वाले हैं? रूस, रशिया भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वियतनाम भी है। तो ये चारों ही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है, 16 नवंबर को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जब एक से ज़्यादा दिवस अगर मनाए जाते होंगे तो इस टाइप से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो 16 नवंबर को कौन कौन से मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, तो ये भी मनाया जाता है 16 नवंबर को। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये भी मनाया जाता है, नेशनल प्रेस डे। तो ये शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ये नहीं मनाया जाता 16 नवंबर को। तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी 1 और 2। नेक्स्ट है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में स्तंभ पर था। तो जो अशोक का जो स्तंभ शीर्ष है वो कहाँ पर है? ये पता है हमें, सारनाथ में। इस स्तंभ में जो है 4 जो लॉइंस हैं, 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। जैसे इस टाइप से ना, एक दिखता है, फिर इसके साइड में, फिर इसके साइड में, फिर ऐसे पीठ। तो मतलब चारों एक दूसरे से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस। एक ये पता चल गया कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखा दत्त ने। अब ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। इसमें जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं के बारे में लिखा गया है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे पर था? तो विजयनगर राज्य जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर था? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था। इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में, ये पूछ लेते हैं किसने की थी? हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता, उनके पिता का नाम था संगम, इन्हीं के नाम पर उन्होंने संगम राजवंश की भी स्थापना की थी। और जो विजयनगर का वर्तमान नाम है, अब उसे क्या बोलते हैं? हम्पी या फिर हस्तिनावती बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध पूछा जाता है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। तो वो किन किन के बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में। जो पहला युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही लिखी है जिया उद्दीन बर्नी ने। ये एक इतिहासकार थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है इसमें। नेक्स्ट, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, एक तो ये पता चल गया बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला को हराया था। तो कौन सी लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया था? तो वो हराया था प्लासी की लड़ाई में। और प्लासी की लड़ाई हुई कब थी? 1757। और डेट क्या थी? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह
ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसके प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे तात्या टोपे या तांतिया टोपे भी बोल सकते हैं, को अंग्रेजों ने 1859 में किसमें फांसी दी थी? तो कहाँ पर उन्हें 1859 में फांसी दी गई थी? एक तो ये कहाँ के थे, इन्होंने जो लड़ा था ये कानपुर से लड़ा था, लेकिन जो इन्हें फांसी दी गई थी वो दी गई थी शिवपुरी में। तो कंफ्यूज होकर ये कानपुर नहीं करना, अगर पूछे कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की कहाँ से की थी तो कानपुर, लेकिन अगर ये पूछा जाए फांसी कहाँ दी थी तो वो शिवपुरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा अ फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो ये लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। नेक्स्ट है, पंचशील का नारा किससे संबंधित था? तो पंचशील का नारा जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ऑप्शन सी। और महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये तो हमें पता है कि पुराण है कितने होते हैं, टोटल 18 होते हैं। अब उसमें से सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। फर्स्ट पर आता है मत्स्य पुराण, फिर सेकंड पर आता है वायु पुराण, फिर थर्ड पर विष्णु पुराण आता है, फिर आता है फोर्थ पर ब्राह्मण पुराण, और फिर आता है भागवत पुराण। तो ये होते हैं शुरू के 5 पुराण। तो इसमें पूछा गया सबसे प्राचीन कौन सा है, तो हो जाएगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो जब भी अंडमान द्वीप का मतलब अंडमान आइलैंड का निकोबार आइलैंड से अलग करने वाला चैनल पूछा जाएगा, तो वो कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये एक जल अंतराल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। और इसे 10 डिग्री क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में, उसके नॉर्थ की साइड में ये अक्षांश पर 10 डिग्री पर है, तो इसीलिए इसका नाम जो है 10 डिग्री चैनल रख दिया। नेक्स्ट है, मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो वैलीज जो इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है, तो साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? केरल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसका निर्माण 1948 ईस्वी में, और है कहाँ पर ये? उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर इसको बनवाया गया था। इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई थी? तो नॉर्मन बोरलॉग हमें पता है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। अगर विश्व के जनक पूछे जाएं विश्व में हरित क्रांति के, तो नॉर्मन बोरलॉग। और अगर केवल इंडिया के पूछे जाएं तो MS स्वामीनाथन। तो यही पूछा था कि किसने इनके साथ सहयोग किया जिसने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की, तो वो कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1966 से 1967 में। इसके फलस्वरूप जो है कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई थी, और इसके लिए जो है नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति में अहम योगदान देने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट पर जितने भी होते हैं ना, ज़्यादातर में अगर हमें नहीं आए तो जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें अगर तुक्का लगाना है तो फर्स्ट में तो ज़्यादातर हर चीज़ में चाइना, और सेकंड पर इंडिया। तो सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड। और थर्ड पर कौन है? जापान। फर्स्ट पर हो गया चाइना, थर्ड पर हो जाएगा जापान। तो सीमेंट के कुल उत्पादन का जो 50% उत्पादन है वो अकेले चीन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो होती है उसको नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर। तो ये याद रखना, ये हाइग्रो है और हाइड्रो, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन में एक साथ दिए जाते हैं। तो आर्द्रता जब भी नापनी होगी तो किसका यूज़ करेंगे? हाइग्रोमीटर का। और ये जो पायरोमीटर है इसका यूज़ किस के लिए करते हैं? टेम्परेचर नापने के लिए। और हाइड्रोमीटर से घनत्व, द्रवों का घनत्व नापने के लिए। और पेरिस्कोप जो है पनडुब्बियों में यूज़ होने वाला उपकरण होता है जिससे कि पानी में डूबी हुई वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो जो फंडामेंटल
राइट्स होते हैं हमारे, उन्हें लागू करने के लिए जो अधिकार सौंपा गया है तो वो सौंपा गया है उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट को, या सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। अब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये कौन से भाग में है? भाग 3 में है, जिनकी संख्या कितनी है? 6। पहले 7 थी, तो संपत्ति के अधिकार को हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो इसलिए 6 हो गई है। और संपत्ति के अधिकार को यह भी पूछ लिया जाता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटाया गया था? 44th, जो 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश हैं, तो वो श्री यहाँ पर इन्होंने मिसिंग कर दिया है, राष्ट्रपति आना चाहिए था। तो जो हमें पता है श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? वो हैं 14th नंबर के। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इनसे पहले कौन थे? 13 नंबर के श्री प्रणब मुखर्जी। और पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी प्रतिभा पाटिल, जो कौन से नंबर की थी? 12th नंबर की, मीन्स जो प्रणब मुखर्जी है उनसे पहले की। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष या स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर अयंगर। इनको पूरी जो जीवी है तो इनकी फुल फॉर्म जो होती है वो ऐसे होती है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये 1952 से लेकर 56 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। अब अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है ओम बिरला। नेक्स्ट है किसको विधानसभा का सत्तावसान करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा जो होती है उस विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर हमें पता है विधानमंडल बनाती हैं। तो विधानसभा का जो सत्तावसान करती है वो कौन करता है? राज्यपाल, क्योंकि विधानसभा होती है राज्य से रिलेटेड। जैसे राज्यसभा होती है ऐसे ही सेम आएगी विधानसभा, और जहाँ से लोकसभा होती है उसके नीचे सेम आएगी विधान परिषद। नेक्स्ट है 73rd संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, वो किससे रिलेटेड था? पंचायती राज संस्थाओं से। ये किस अनुच्छेद में है? इसके बारे में आर्टिकल 40 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए एक राज्य कदम उठाया जाएगा, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये वाला आर्टिकल पूछ लिया जाता है 40 में क्या है? 40 में ग्राम पंचायत के बारे में। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो घरेलू हिंसा जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उससे वुमेन की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम है वो लागू किया गया था 2006 में। और किस दिन? 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो जो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार होते हैं उनके लिए जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है? भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड को। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स सेबी। सेबी यही होता है, वो इंग्लिश में देख के ऐसे भी लिखा आ सकता है, इसकी जगह हिंदी में इस टाइप से सेबी लिख दें तो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है वो है सिक्किम। और अगर सबसे कम एरिया वाला पूछा जाए तो कौन सा आएगा? गोवा। तो जनसंख्या वाला पूछा गया है तो ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस नए मंच को दिया गया नाम। तो कृषि उत्पादन को बेचने के लिए जो नया मंच शुरू किया गया है वो है ई रकम। ई रकम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला उद्यम है जिसमें स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है 20,000 करोड़ रुपए के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई योजना नमामि गंगे। इसके अंतर्गत कितनी नदियां शामिल की गई हैं? तो नमामि गंगे, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है गंगा, तो इसमें केवल जो है गंगा नदी है और कोई भी नदी नहीं है। नेक्स्ट है धुआं जो नमी के कणों से बना है। तो जो ह्यूमिडिटी नमी होती है उसके कणों से जो छोटे छोटे कणों से बनता है धुंध जिसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोहरा। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितने हैं? पूरे 18, टोटल 18। तो हमें सबसे नया वाला जो याद रखना है कि सबसे नया कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है? पन्ना, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको बनाया गया था 2000, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है GHG, कौन सी गैस नहीं है? मीथेन भी है, जलवाष्प भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये पूछ लेते हैं कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से जो निकलती है वो होती है मीथेन गैस। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघ संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट है किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम? विवग्योर के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब हमें ये पता है या तो वॉयलेट इसमें नहीं दिया तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा? या तो नीला होगा या लास्ट में होता है रेड भी नहीं दिया तो उससे पहले कौन सा होगा? ऑरेंज। तो ग्रीन और पीला तो कट ही कर दीजिए। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि नीला होगा या फिर नारंगी होगा। तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है? हमेशा नीले की तो सबसे कम होती है, और जो नारंगी मीन्स या रेड अगर ऑप्शन में होता तो वो आ जाता। तो नीले या बैंगनी की सबसे कम होगी और नारंगी और लाल की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें यही पूछा गया कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? ऑप्शन डी, नारंगी की। नेक्स्ट है कण बोसोन, नाम का संबंध किस नाम से है? तो जो कण पार्टिकल होता है बोसोन, उसका नाम जो है भारतीय वैज्ञानिक SN बोस मीन्स सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया था। ये प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और भौतिक शास्त्री मीन्स गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री दोनों थे। गोबर गैस जो होती है उसमें मेन कौन सी गैस होती है? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है मीथेन पाई जाती है 75%, CH4। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? तो जब जंग लगेगी उसके ऊपर, एक तो जंग लगती कब है? जैसे अगर लोहा रहता है तो जो उस पर नमी होती है, नमी में रहने की वजह से उस पर ब्राउन कलर की परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कहते हैं जंग लगना। तो उसकी वजह से क्या होगा? जब वो उस पर जमा हो रही है तो उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है जंग का, जो भूरे रंग की परत लग जाती है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इसको बोलते हैं, क्योंकि जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो हमारे होती है थाई, जांग में। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कहाँ पर होती है? हमारे कान के मध्य में पाई जाती है। असंगत मैच को पहचान करिए, तो कौन सा सही मैच नहीं है? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जोहेंस गुटनबर्ग ने की थी, बिल्कुल ठीक है। बैक्टीरिया की ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऑक्सीजन की लैवोसियर ने की थी, लेकिन हाइड्रोजन की ब्लेज पास्कल ने नहीं की थी। हाइड्रोजन की किसने की थी? कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। ये आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व होता है जो सबसे हल्का भी है। पूछा जाता है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1H1। तो 1 में से 1 हटाकर न्यूट्रॉन जो है 0 आ जाते हैं। तो जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है वो भी हाइड्रोजन ही होता है। और आवारा तत्व भी हाइड्रोजन को बोला जाता है। और सबसे अच्छा फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए भी हाइड्रोजन को ही माना जाता है। नेक्स्ट अब है हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन। कौन सा विकल्प चित्र सी का ठीक अनुसरण करेगा जैसे बी ए का करता है? तो इसमें हमें देखना है कि किस टाइप से ये आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है BAG बैग, फिर यहाँ लिख दिया 217। तो सबसे पहले ही जब भी हमें ऐसा आएगा तो हमें प्लेस वैल्यू देखनी है। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2। तो यहाँ पर लिख दिया 2। ए की होती है 1, जी की होती है 7। बट क्या किया गया, जब BAG इधर लिखा गया लेफ्ट साइड में, तो 217 को राइट साइड में लिखा गया है। तो इसी टाइप से FAD, पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। F की होती है 6 और
ए की होती है 1, डी की होती है 4। तो अगर 614 का ऑप्शन एक ही है लेकिन नहीं भी होता तो हमें क्या करना होता, क्योंकि ये नीचे दिया गया साउथ की डायरेक्शन में, तो हमें क्या लिखना होता है, ये ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर 614 ऐसा लिख के दे देते नीचे वाला तो तब भी हमें यही चूज़ करना होता। एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि कॉपर को C15, P16, E18 लिखा गया है, इसी टाइप से सल्फर को लिखा गया है, फिर सोडियम को बताना है। तो अगर हम देखें जैसे कॉपर को लिखा गया है तो C का C ऐसे ही लिख दिया है, फिर O की प्लेस वैल्यू होती है 15, फिर P को P लिख दिया, फिर नेक्स्ट P की 16 मीन्स एक लेटर को तो ऐसे लिखना है, सेकेंड की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो अब सोडियम को लिखते हैं, सोडियम का तो S ऐसे ही आ जाएगा, सब में है। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, ऑप्शन बी कट। फिर डी को ऐसे ही लिख देंगे, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, तो डी कट। फिर यू को ऐसे लिख देंगे, एम की कितनी होती है 13, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी S15, D9, U13। नेक्स्ट है, एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है, तो एक वॉच में हो रहे हैं 7 आवर 40 मिनट 6 सेकंड। मान लिया जाए कि यह प्रत्येक घंटे में 4 सेकंड खो देती है, तो अगर एक घंटे में 4 सेकंड उसके कम हो रहे हैं तो ठीक 6.5 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी। तो हमें क्या देखना है, पहले हम ये देखते हैं कि एक घंटे में कितने सेकंड खो रहे हैं, 4 सेकंड। तो 6.5 घंटे मीन्स 6.5 आवर्स, इसमें कितने घंटे खो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.045 से 20, तो 26, तो ये हटा दीजिए, 26 सेकंड कम हो जाएंगे। अब एक तो हमें क्या देखना है 6.5 घंटे बाद, तो इसमें 6.5 घंटे तो हमें प्लस करनी थी, अब ये हमें पता चल गई कि 26 सेकंड कम हो जाएगी। तो क्या टाइम है पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर 7 घंटे और 40 मिनट और 6 सेकंड। अब यहाँ पर हमें पहले तो इसमें 6.5 घंटे प्लस करने हैं, क्योंकि 6.5 घंटे में तो हमें जाना ही है, 6.5 घंटे बाद तो हमें जाना ही है, तो 6 सेकंड तो रहेंगे ही। यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे 70, यहाँ कितने हो जाएंगे 13। तो जब भी हमारा 60 से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर पहुँचा देते हैं, क्योंकि 1 मिनट जो है ये तो सेकंड थी, ये मिनट थी, तो 1 मिनट 60 में चेंज होकर 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएगा 14, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी बची 10, और यहाँ बची 6। अब हमें क्या करना है, 26 सेकंड हटाने हैं, तो इसमें से 26 सेकंड हटा दीजिए। तो अब 6 में से तो 26 जा नहीं सकता, तो क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ तो बचेगा 9, जैसे कैरी लेते हैं, लेकिन इसमें पूरा 1 मिनट से 60 सेकंड जाएगा, तो यहाँ 60 की जगह क्या हो जाएगा 66। तो 66 में से जब 26 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 14, तो हो जाएगा 14 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड टाइम। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, तो इसमें यही हमें पहले कथन पढ़ना है, तो कथन पढ़ेंगे हम। आंकड़े दिखाते हैं कि स्नाकोत्तर लोग, स्नाकोत्तर जिसे इंग्लिश में ना हिंदी में ना समझ में आए, इंग्लिश में होते हैं पोस्ट ग्रेजुएटेड पीपल्स, जो पीजी वाले पीपल्स हैं, स्नातक मीन्स अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट वालों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। भाई हाँ, ये है कि जब डिग्री बढ़ेगी तो फिर उनकी इनकम भी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगह यही देखा जाएगा कि उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वो 20% अधिक कमाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया। अब निष्कर्ष क्या दिया है, यदि सभी स्नातक स्नाकोत्तर बन जाते हैं, यदि सभी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन जाते हैं, तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि 20% बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा, बस उन्होंने बताया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग हैं वो अंडर ग्रेजुएट वाले लोग से 20% अधिक कमा लेते हैं, तो हम बढ़ने की नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, अगर स्नाकोत्तर मीन्स पीजी की फीस स्नातक यूजी की फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नाकोत्तर पीजी बन जाएगा। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को नहीं करनी हो कि पीजी और यूजी की अगर फीस इक्वल हो जाएगी तो हर कोई पीजी के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो कोई वैलिड है ही नहीं। तो हमारे इसमें से कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।